माय चैनल फ्रेंडशिप विद फिजिक्स। आज हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं बीएससी थर्ड सेमेस्टर के अंदर जितने भी वेरी शॉर्ट्स के क्वेश्चंस होते हैं, वो जितने भी सारे क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर्स के आए हो और इम्पोर्टेंस जो क्वेश्चन होंगे वो हम लोग इसको वन शॉट वीडियोस में सॉल्व करने वाले हैं। इससे बाहर आपका एक भी क्वेश्चन नहीं आने वाले। सिर्फ इतना अगर आप पढ़ लेते हो तो वेरी शॉर्ट के जितने भी सारे क्वेश्चन हैं वो आप आसानी से कर सकते हो। चलिए देखते हैं इसमें क्वेश्चन किस प्रकार से पूछा है। वैल्यू ऑफ डाइवर्जेंस ऑफ कर्ल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, तो डाइवर्जेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है इसकी वैल्यू कितनी होती है पूछा जाता है। और दूसरा क्वेश्चन पूछना होता है डाइवर्जेंस ऑफ कर्ल ऑफ की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है। ठीक है, दो क्वेश्चन आपसे पूछना चाहता है कि डाइवर्जेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू जो होती है, देखिए डाइवर्जेंस ऑफ जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू होती है यहाँ पर इस केस में वो होती है आपकी रो अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, इसकी जो वैल्यू होती है ये गॉस लॉ के अंदर आप इसको पढ़ सकते हो। गॉस लॉ हम पढ़ते हैं उसमें आपको ये बताया जाता है कि डेल डॉट इज इक्वल टू रो अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। क्योंकि ये वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस होते हैं तो इसको आप पूरा डिटेल्स में नहीं बताना है, सिर्फ आपको बताना है डेल डॉट ई की वैल्यू जो होगी वो रो अपॉन में क्या होगी, एप्सिलॉन नॉट होगी। ठीक है, नेक्स्ट देखो डेल क्रॉस ई की वैल्यू जो होती है ये सबसे आसान है, इसकी वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। व्हाट आर द वैल्यू ऑफ डेल डॉट बी एंड डेल क्रॉस बी फॉर अ पॉइंट इनसाइड एंड आउटसाइड ऑफ द क्या करंट लूप। जैसे कहीं अगर करंट मान लीजिए ये करंट की वैल्यू है तो ये लूप बन रहा है, मान लो ऐसे करके। ठीक है, अगर ये लूप है तो पूछना चाहता है कि इस लूप के अंदर डेल डॉट बी की वैल्यू और डेल क्रॉस बी की वैल्यू क्या होगी। और दूसरा क्वेश्चन पूछना चाहता है इसी में कि डेल क्रॉस जो इसी के बाहर, मतलब एक इनसाइड पूछना चाहता है और एक आउटसाइड पूछना चाहता है। तो पूछता है कि व्हाट आर द वैल्यू ऑफ डेल डॉट बी एंड डेल क्रॉस बी फॉर अ पॉइंट इनसाइड एंड आउटसाइड ऑफ द क्या करंट लूप। तो इनसाइड पूछना चाहता है और आउटसाइड पूछना चाहता है आपसे। तो इसका मतलब क्या होगा कि आपसे दो चीज़ पूछा, इनसाइड द करंट लूप, उसमें आपसे पूछना चाहता है डेल डॉट बी की वैल्यू बताइए कितना होगा आपसे, और दूसरा पूछना चाहता है डेल क्रॉस बी की वैल्यू पूछना चाहता है आपसे कि कितना होगा। और एक और चीज़ है कि एक आउटसाइड द करंट लूप, आउटसाइड द करंट लूप, वो भी पूछना चाहता है आपसे डेल डॉट बी की वैल्यू बता दीजिए और डेल क्रॉस बी की वैल्यू बता दीजिए, आपसे पूछना चाहता है। ठीक है, इनसाइड पूछना चाहता है और आपसे आउटसाइड पूछना चाहता है। वैल्यू आती है वो आती है 0। क्यों आती है 0? क्योंकि इनसाइड जो होता है मैग्नेटिक फील्ड, इसके साथ नो मैग्नेटिक पोल्स बनते हैं, इसके नो मैग्नेटिक पोल्स। शॉर्ट फॉर्म में आंसर देना है कि डेल डॉट बी की वैल्यू जो होती है इनसाइड द करंट लूप वो क्या होती है, 0 होती है, क्योंकि इसके अंदर नो मैग्नेटिक पोल्स होते हैं। इसके आता है डेल क्रॉस बी की वैल्यू जो आती है म्यू नॉट जे आती है। ये कहाँ से आता है आपका, ये एम्पियर्स लॉ से आता है, एम्पियर्स लॉ से आता है। फिर आउटसाइड में चलो, आउटसाइड में देख लो क्या वैल्यू मिल रहा है। आउटसाइड द करंट लूप में डेल डॉट बी की वैल्यू जो होती है 0 आती है। क्यों 0 आती है, वही कंडीशन है कि आउटसाइड में भी नो मैग्नेटिक पोल्स होते हैं। ठीक है, तो लिख देंगे हम लोग नो मैग्नेटिक पोल्स, नो मैग्नेटिक पोल्स। अब देखो डेल क्रॉस बी की वैल्यू इसमें 0 आती है। 0 इसलिए आती है क्योंकि आउटसाइड, इसके बाहर जो होगा क्रॉस प्रोडक्ट जो होगा इस मैग्नेटिक फील्ड के साथ वैल्यू इसके 0 आती है। तो आउटसाइड जो होगा बाहर कुछ है ही नहीं, बाहर कुछ है ही नहीं। तो डेल क्रॉस बी की वैल्यू जो होती है वो क्या होती है, 0 होती है। मतलब कि व्हाट आर द वैल्यू ऑफ डेल डॉट बी एंड डेल क्रॉस बी फॉर अ पॉइंट इनसाइड एंड आउटसाइड ऑफ द क्या करंट लूप। तो हमारे पास एक करंट लूप है, इसके इनसाइड में डेल डॉट बी और डेल क्रॉस बी की वैल्यू क्या होगी, और इसके आउटसाइड में डेल डॉट बी और डेल क्रॉस बी की वैल्यू क्या होती है। तो पहला जो क्वेश्चन हमारे डेल डॉट बी की वैल्यू जो इनसाइड होगा वो 0 होता है। क्यों 0 होता है, क्योंकि नो मैग्नेटिक पोल्स होते हैं। फिर डेल क्रॉस बी की वैल्यू जो आती है म्यू नॉट जे आती है, वो कहाँ से आती है, ये इनसाइड की बात हो रही है, वो एम्पियर्स लॉ से आती है। नेक्स्ट आउटसाइड द करंट लूप पूछा है तो डेल डॉट बी की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। क्यों होती है, वही कहानी, नो मैग्नेटिक पोल्स इसमें भी बनता है, आउटसाइड में भी। और डेल क्रॉस बी की वैल्यू 0 इसलिए होती है क्योंकि आउटसाइड में करंट है ही नहीं, तो इसलिए
इसलिए सॉरी मैग्नेटिक फील्ड भी नहीं है, करंट भी नहीं है, तो इसलिए डेल क्रॉस बी की वैल्यू क्या हो जाती है, 0 हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए थर्ड का क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि मैक्सवेल इक्वेशन इन फ्री स्पेस। आपको बताना है कि फ्री स्पेस के अंदर में मैक्सवेल इक्वेशंस लिख ले, तो लगभग 4 इक्वेशंस होते हैं मैक्सवेल के। तो बोला मैक्सवेल इक्वेशन इन फ्री स्पेस देयर इज मैक्सवेल इक्वेशन इन फ्री स्पेस वेयर देयर इज नो चार्ज, रो इजकल टू 0 और जे इजकल टू 0। मतलब अगर फ्री स्पेस की बात करोगे तो वहाँ पर रो का मतलब होता है आपका क्या, चार्ज डेंसिटी, और जे का मतलब क्या होता है, करंट डेंसिटी। तो चार्ज डेंसिटी की वैल्यू भी 0 होगी और करंट डेंसिटी की वैल्यू भी क्या होगी, 0 होगी। कब होगी, जब ये फ्री स्पेस की बात करता है। तो इसकी कौन कौन से इक्वेशन होते हैं, तो इसकी इक्वेशन होते हैं आपके डेल डॉट ई, डेल डॉट बी, डेल क्रॉस ई और डेल क्रॉस बी। ये 4 इक्वेशन होते हैं इसके। ठीक है, की वैल्यू आती है 0, डेल डॉट बी की वैल्यू भी 0 आती है। इसकी आती है माइनस डेल बी अपान में डेल टी, और इसकी आती है म्यू नॉट ई अपान में डेल टी। ठीक है, तो ये वैल्यू होगी मैक्सवेल इक्वेशन फ्री स्पेस के अंदर में, जहाँ पे चार्ज डेंसिटी और करंट डेंसिटी की वैल्यू 0 होती है। उस केस में डेल डॉट ई की वैल्यू 0, डेल डॉट बी की वैल्यू 0, डेल क्रॉस ई की वैल्यू माइनस डेल बी अपान में डेल टी, और डेल क्रॉस बी की वैल्यू म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट डेल ई अपान में। वाई आर फ्रिंज इन न्यूटन्स रिंग सर्कुलर, कि न्यूटन्स रिंग का जो एक्सपेरिमेंट हम लोगों ने किया है, तो उस न्यूटन्स रिंग के अंदर में जो फ्रिंज होता है वो सर्कुलर क्यों होता है, व्हाट इज़ द कॉज ऑफ दिस। ये क्वेश्चन ये भी पूछता है, और इसके साथ साथ एक और क्वेश्चन पूछ लेता है, वाई इन न्यूटन्स रिंग सेंट्रल पॉइंट इज डार्क। ये ऑलरेडी क्वेश्चंस जो मैं बता रहा हूँ, ये सारे क्वेश्चंस जो है वो प्रीवियस ईयर के आए हुए हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन है कि वाई आर फ्रिंज इन न्यूटन्स रिंग सर्कुलर। न्यूटन्स रिंग के अंदर में जो फ्रिंज बनता है वो सर्कुलर क्यों होता है। तो देखो, अगर न्यूटन्स रिंग का एक्सपेरिमेंट आपने किया है, अगर नहीं भी किया तो देख लो थोड़ा बहुत आप। ये ग्लास प्लेट होता है, ये आपका ग्लास प्लेट होता है, और ये आपका कॉन्वेक्स लेंस होता है, कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है, इसके बीच में ये जो होता है इसका थिकनेस होता है, जिसको हम टी से डिनोट करते हैं, इसको लिखते हैं थिकनेस। ठीक है, अब देखो यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी कह सकते हो, म्यू रहता है एक। ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू बराबर 1 होता है किसके लिए, एयर के लिए। ठीक है, अब देखो होता क्या है कि इस केस में यहाँ पर लाइट रेज आती हैं। जैसे देखो क्या होता है, हम इसको पॉइंट मान लेते हैं, तो यहाँ से एक इंसिडेंट रे इस पे आता है और ये ऐसे करके अंदर आता है। ठीक है, ऐसे करके ये अंदर आएगा, और अब कभी पढ़ा कि इंटरफ्रेंस की जब लाइट आती है तो क्या होती है, तो इंटरफ्रेंस कब बनता है, जब 2 या 2 से अधिक लाइट एक साथ क्या हो जाए, सुपर इम्पोज हो जाए। ठीक है, तो सुपर इम्पोज होगी तभी बनेगी। तो यहाँ से 2 रे ऐसे करके निकलती हैं ऊपर की तरफ, ऐसे करके दोनों लाइट जहाँ मिलती है उससे बनता है इंटरफ्रेंस का पैटर्न। लेकिन हमारा टारगेट है कि वाई आर फ्रिंज इन न्यूटन्स रिंग सर्कुलर, तो ये एक पैटर्न है, ऐसे ही बनता है। तो सर्कुलर क्यों होता है, देखो हम पार्ट डिफरेंस का फार्मूला जानते हैं कि डेल्टा एक्स बराबर होता है 2 म्यू टी कास आर प्लस लेमडा बाई 2। अब देखो यहाँ पे 2 म्यू टी कास आर बराबर लेमडा बाई 2 है। मैंने बोला कि अगर हम म्यू की वैल्यू 1 रख लें, किसके लिए, केस फॉर एयर के लिए। ठीक है, अब यहाँ से यू रख दिया, और आर जो हमने एंगल लिया है वो 0 डिग्री ले लिया है, कि हमने 0 डिग्री पे उसको कोइंसाइड करके रहा है। तो उस केस में डेल्टा एक्स बराबर हो जाता है 2 टी, क्योंकि म्यू की वैल्यू 1 हो गई, कॉस 0 की वैल्यू 1 होती है, प्लस कितना हो जाएगा, लेमडा बाई 2 हो गया। अब ऐसा देखा जाए, अगर हम कह दें कि जो लेमडा हमारा है वो कांस्टेंट हो जाए। ठीक है, कांस्टेंट का मतलब कह सकते हो मोनोक्रोमेटिक हो जाए, मोनोक्रोमेटिक हो जाए। अगर लेमडा अगर मोनोक्रोमेटिक हो जाएगा तो वैल्यू सब क्या हो जाएगी, सेम ही आएगी, सेम वेवलेंथ की ही सारी हो जाएंगी। तो इसका मतलब जो डेल्टा एक्स है वो डिपेंड करेगा किसके ऊपर, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा किसके ऊपर, इसके थिकनेस के ऊपर। अब थिकनेस देखो, यहाँ पर जो फिल्म है इसका थिकनेस कितना टी है। तो अब तुम ध्यान दो, इस फिगर को ऐसे मत देखो, ये फिगर ऐसे है,
ये ऐसे है, ये फिगर आपका ऐसे करके है, ये ऐसे ऐसे, और इसकी जो थिकनेस है ना ये ऐसे करके बना हुआ है, ऐसे ऐसे शेप में है, ऐसे 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 करके। तो जो इसकी थिकनेस है वो हर जगह टी है, तो हर जगह अगर इसकी थिकनेस टी है तो इसका मतलब ये होगा कि ये जो शेप देगा कैसा देगा, सर्कुलर से देगा, क्योंकि यहाँ पर जो डेल्टा एक्स है इसका पार्ट डिफरेंस हर जगह थिकनेस पे डिपेंड कर गया है, तो इसलिए इसका जो शेप बनता है वो सर्कुलर बनता है। उसी तरह से दूसरा क्वेश्चन क्या है कि वाई इन न्यूटन्स रिंग सेंट्रल पॉइंट इज डार्क। न्यूटन्स रिंग के अंदर सेंट्रल पॉइंट डार्क क्यों होते हैं? कंडीशन वही है फिर, क्योंकि हमें पता है कि डेल्टा एक्स की जो वैल्यू होती है वो 2 म्यू टी कास आर प्लस लेमडा बाई क्या हो गया, 2 हो गया। अब उस केस में, सॉरी यहाँ पे टी भी रहेगा, ठीक है, उस केस में अगर देखो जाए तो डेल्टा एक्स म्यू की वैल्यू मैंने बोला 1 ले लो यहाँ पे, ठीक है, तो ये हो जाएगा कितना 2t, और आर की वैल्यू क्या ले लो आप 0 डिग्री ले लो, तो 2t कास 0 की वैल्यू 1 हो जाएगी, प्लस कितना हो जाएगा लेमडा बाई 2 हो जाएगा। अगर मैं ये बोलूँ कि अब देखो ध्यान से कि अगर मैं ये बोल दूँ कि थिकनेस जो इसकी वैल्यू है, सॉरी, तो यहाँ से देखो डेल्टा एक्स बराबर कितना आएगा 2t प्लस लेमडा बाई 2। अब देखो ये जो थिकनेस है धीरे धीरे, क्योंकि सेंट्रल पॉइंट पे लेना है, तो यहाँ पे अगर देखोगे ध्यान से तो थिकनेस 0 है, क्योंकि देखो ऐसे करके ये थिकनेस है ना, ये इसका थिकनेस है, तो यहाँ पर थिकनेस कितना है, छोटा एकदम हल्का सा 0 होगा, धीरे 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 थिकनेस बढ़ रहा है, तो इसका मतलब यहाँ पर डेल्टा एक्स जो है तो 2t की वैल्यू यहाँ पर, तो जो हमारा t है उसकी वैल्यू क्या होगी 0 होगी, क्योंकि थिकनेस क्या है बोला सेंट्रल पॉइंट पे चाहिए उसको, तो सेंट्रल पॉइंट जो हमारा ये वाला पॉइंट है सेंट्रल पॉइंट, तो इस सेंट्रल पॉइंट पे थिकनेस कितना है आपका है 0 है, तो इसका थिकनेस 0 है, तो इसका मतलब कि डेल्टा एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका लेमडा बाई 2 हो जाएगा, और डेल्टा एक्स इक्वल टू लेमडा बाई 2 हो जाएगा। तो आपने पढ़ा होगा कि ये डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में क्या होता है, ये आपको डार्क देता है, कलर कैसा इसका होता है डार्क होता है, तो इसीलिए जो इसका सेंट्रल पॉइंट होता है वो कैसा होता है डार्क होता है। यहीं अगर 1 लेमडा 2 लेमडा 3 लेमडा 4 लेमडा था तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बनता है, और उसमें क्या मिलता है ब्राइट फ्रिंजेस मिलते हैं। तो दोनों काजेज हैं, वाई आर द फ्रिंज न्यूटन्स रिंग सर्कुलर, और सेंट्रल पॉइंट इसका डार्क क्यों होता है, ये का मैग्नेटिक करंट भी है। तो समझो बात को, क्या कहता है कि डिस्कस द ओरिजिन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, कहाँ से आती हैं, तो क्या लिखेंगे हम आंसर के अंदर में, द electromagnetic waves produced by oscillating charge particles, oscillating चार्ज पार्टिकल्स। कहता है द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स प्रोड्यूस बाय ऑसिलेटिंग चार्ज पार्टिकल्स, जैसे ठीक है, इस तरह से क्या होता है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया और ये आपका मैग्नेटिक फील्ड हो गया। इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है हमेशा परपेंडिकुलर होता है किसके, मैग्नेटिक फील्ड से, और ये डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव्स है, डायरेक्शन ऑफ ईएम वेव डायरेक्ट लिख दीजिए बस, ईएम डायरेक्शन ऑफ ईएम वेव, ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का डायरेक्शन है जिसके अंदर में इलेक्ट्रिक है और क्या है मैग्नेटिक फील्ड। कैसे प्रोड्यूस होता है, ऑसिलेटिंग चार्ज पार्टिकल की वजह से। कोई भी पार्टिकल जो ऑसिलेट कर रहा होगा वो क्या प्रोड्यूस करके देता है आपको, क्या देता है आपको प्रोड्यूस करके इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। कुछ और बातें जो जान सकते हैं आप लोग, अगर स्टैटिक चार्ज है, स्टैटिक चार्ज है, अगर स्टैटिक चार्ज आपके पास है तो सिर्फ यह क्या प्रोड्यूस करता है आपका
इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड। और दूसरा मैंने बताया अगर असलेटिंग चार्ज है, स्टैटिक का मतलब होता है रुका हुआ, असलेटिंग का मतलब होता है मूव कर रहा है। असलेटिंग चार्ज क्या प्रोड्यूस कर देता है आपको, ये आपको प्रोड्यूस करता है इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ साथ मैग्नेटिक फील्ड भी, मैग्नेटिक फील्ड भी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया, मैग्नेटिक फील्ड आ गया, दोनों का ज्वाइंट करोगे तो क्या आ जाएगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आ जाएंगे। तो डिस्कस द ओरिजिन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स क्या है, द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स प्रोड्यूस बाय द क्या, ऑसिलेटिंग चार्ज पार्टिकल। कहाँ से आते हैं, तो जब चार्ज ऑसिलेट होता है तब। अगर चार्ज रुका हुआ तो सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, अगर चार्ज ऑसिलेट कर रहा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ साथ क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड होगा। अगर हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड का देखना चाहें तो डायरेक्शन आप इस प्रकार से बना सकते हो, एक इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड। हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर होता है और दोनों जब कंबाइंड होते हैं तो डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ ईएम वेव्स ऐसे निकलते हैं।